सिंह यादव। अच्छा, बहुत अच्छा। अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुलायम सिंह जी, 1 मिनट, सेक्रेटरी जनरल को कुछ पढ़ना है। सेक्रेटरी जनरल, एक मिनट। माइक माइक। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Madam, I have to report that Rajya Sabha has returned the Sexual Harassment of Workmen and Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Bill 2013 as passed by Lok Sabha with amendments. Madam, I lay on the table Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Bill 2013 as returned by Rajya Sabha with amendments. जी, मुलायम सिंह जी। प्रधानमंत्री जी बैठिए। नहीं नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये राष्ट्रपति का भाषण माननीय प्रमुख जी का जो हुआ है, देश सरकार के प्रमुख अंग भी कुछ दिन पहले रह चुके हैं। ये 11 मजदूर का एक आंदोलन और हैदराबाद के विस्फोटक, उसी साया में ही ये भाषण शुरू हुआ और भाषण दिया गया। तो इसी से साबित हो रहा है, जब भाषण दे रहे थे तो उस वक्त शांति पूरी की पूरी हैदराबाद और इधर मजदूरों के 11 संगठनों का आंदोलन, भारत बंद, ऐसे अवसर पर ये भाषण हो रहा था। तो उन चुनौतियां जो हमारे सामने थी, 11 संगठन मजदूरों को एक होकर भारत को बंद कर रहे थे। हैदराबाद में विस्फोट हुए। उस संबंध में गहराई से कोई भी इस अभिभाषण में जिक्र नहीं किया गया। ये सही अभी कहा जा चुका है, ये भाषण एक परंपरा है, पढ़ते हैं राष्ट्रपति जी, बनाता है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल बनाता है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भाषण, वही राष्ट्रपति पढ़ते हैं। तो ये साबित होता है कि सरकार की नीति क्या है, जो अभी जिक्र किया जा चुका है, उसका दोहराना नहीं चाहते। लेकिन ये मामूली बात नहीं कि 11 मजदूरों के संगठन एक होकर पूरे भारत को बंद करें, उधर हैदराबाद में विस्फोट हो, उसी की छाया में ये भाषण हो राष्ट्रपति जी का। ये स्थिति देश की है और ये तस्वीर देश की आपके सामने आ जाती है कि देश की तस्वीर क्या है। आतंकवाद है, अराजकता है, अत्याचार है, देश में दहशत है, पूरा देश घबराया हुआ है। आज देश वो शक्तिशाली है जो जिनके नागरिक अपने खुशी के साथ किसी डर के बिना भय के दुनिया में घूमें। वो देश है अमेरिका और इंग्लैंड और कुछ देश हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोग घूमने जाते हैं कश्मीर या और अन्य जगहों पर, तो महसूस करते किसी बाजार में कहाँ विस्फोट हो जाए या पूरे देश के अंदर दहशत है। ये है तस्वीर असली देश की। आज के समय में, आपके यूपीए के सरकार के समय में आज देश की हालत ये है, असली तस्वीर है। इसलिए आपको हम अपने सांसदों से भी कहेंगे, सदस्यों से भी कहेंगे, इस मामले में जरूर आपको ध्यान देना चाहिए।
और अपनी सरकार से, अपने मंत्रियों से, अपने प्रधानमंत्री से मिलकर बताना भी चाहिए असली तस्वीर क्या है देश की। तो ये तस्वीर है देश की आज। चाहे किसान की बात करें हम, चाहे बेरोजगार की बात करें, छात्रों की बात करें, चाहे मजदूरों की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, लेकिन ऐसे अवसर पर मुख्य ये है कि आज हमारा देश दहशत में है आतंकवादियों के कारण। और ये आज से नहीं, हम लगातार 10 साल से कह रहे हैं, 10 साल से इसी सदन के अंदर इन बातों को दोहराना नहीं चाहते, कह चुके संबंध में, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कारगर निर्णय नहीं लिया और न कोई इसकी व्यवस्था की गई है और न हम लोगों को, विपक्ष के लोगों को समझाया गया है, विश्वास दिलाया गया है कि हमने यही काम किए हैं। जहाँ तक अभी बताया था महंगाई का क्या है, महंगाई तो एक संस्कार बन गया है। चाहे जितनी बात करिए महंगाई के बारे में, अब जो भोग चुके हैं, भोग रहे हैं बराबर महंगाई के बारे में, आप सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। जब एक बार इसी सदन में यही तो मैंने कहा कि महंगाई रोकने का एक ही उपाय है, अगर किसी सरकार में साहस है तो, अगर साहस वाली सरकार जब आ जाएगी तो महंगाई को रोक सकती है। और महंगाई का सीधा सीधा है कथन कि महंगाई पर रोक लगाने के लिए दामों की कीमत, खेत की कीमत और कारखाने की खेत की पैदावार की कीमत और कारखाने की पैदावार की कीमत कोई दाम बांधा जाएगा। जब दाम बांधो नीति लागू होगी तभी महंगाई रुकेगी। जब तक दाम बांधो नीति लागू नहीं होगी, कारखाने की बनी हुई चीज जूड़े से ज़्यादा बाजार में कीमतें नहीं बिकना चाहिए, जूड़े से ज़्यादा। अगर लागत है 10 रुपये तो 15 रुपये से ज़्यादा कारखाने की बनी हुई चीज़ का मूल्य नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तो बैठ तो वहाँ गए जाके। अब बताइए, ये तो हमारा आपका नारा था। बीच बीच में टोका टोकी नहीं, बोलने दीजिए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि कारखाने की लागत खर्चा जूड़े से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और किसान की पैदावार एक फसल से दूसरे फसल तक 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये है महंगाई रोकने का एक फार्मूला का, यह है नीति। और अगर सरकार में साथ हो तो हम तो समर्थन देने के लिए तैयार हैं समर में, और जो गलत, हाँ तैयार हैं, लेकिन किसी तरह से दाम बांधो नीति लागू नहीं होगी। हमारी राजनाथ सिंह जी, महंगाई नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं क्या बंदे को भी बहुत मुश्किल। और ये बात आज से नहीं कह रहे हम लोग, समाजवादी लोग आज से नहीं कह रहे। सबसे पहले डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने 1952 में कहा था, और उसके बाद हम लोग जितने उनके अनुयायी हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि महंगाई रोकने के दाम बांधो नीति लागू कीजिए। पिछले भी भाषण में मैंने कहा था, लेकिन हमारे एक मंत्री ने कहा जवाब में कि मुलायम सिंह के आंकड़ों में नहीं पढ़ूंगा। कार्रवाई में है, देख लीजिए, याद होगा कि मैं मुलायम सिंह के आंकड़ों में नहीं पढ़ूंगा और सीधी सीधी अपनी बात करेंगे। और वो महंगाई रोकने के मामले में अपनी बात टाल गए हमारे भाषण के कहने के बाद। जहाँ तक अस्वच्छता का सवाल अभी कहा गया, बहुत अस्वच्छता जो मैंने कह दिया अभी कि दहशत है। जिस देश में नागरिक आज़ादी के साथ बेधड़क पूरे देश में घूमते रहें, कहीं उनको भय नहीं, वो मैंने बता दिया कि अमेरिका और इंग्लैंड है अभी। लेकिन हिंदुस्तान का नागरिक अगर कहीं हैदराबाद घूमने जाए, बम्बई घूमने जाए या कश्मीर की तरफ जाए, और बड़े बड़े देश हैं, अहमदाबाद है, बम्बई है, घूमने जाए तो महसूस करते हैं किस बाज़ार में कहाँ कब बम विस्फोट हो जाए। ये आज हालत देश की है, ये असली तस्वीर देश की आज के समय में ये है। इस तस्वीर के चलते जहाँ तक कि अभी कहा गया था
सीमा की सुरक्षा के बारे में थोड़ा जिक्र किया था, इशारा किया था। लेकिन ये सही है कि सीमा की सुरक्षा के लिए और तो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों से जब तक हमारे अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, हमारी दोस्ती नहीं होगी, ये कोशिश करना चाहिए। पाकिस्तान से नफरत करके, झगड़ा करके नहीं, कोशिश हमारी चाहिए कि समझाना पड़ेगा, और वो समझाना पड़ेगा कि आप छोटे भाई हैं, हिंदुस्तान बड़ा भाई है। हम मिलकर के दोनों एक साथ कोई ऐसा रास्ता निकालें जो मिलकर के हम नीति बना सकें। अगर ये नहीं कह सकते कि एक हो जाएंगे, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी की नीति साफ है कि अगर सारी की सारी समृद्धि और संपन्नता लाना चाहते हैं, गरीबी मिटाना चाहते हैं, बेरोजगारी मिटाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जब तक महासंघ नहीं बनेगा ये संभव नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर यही तो बता रहे हैं, आप बढ़ते बढ़ते आ जाइए इधर, इसलिए हाँ ये है, ये नहीं आज आप उस समाजवादी विचारधारा बोले हैं, आप टच किया है आपने थोड़ा बहुत। आज के भाषण में हम राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी को, कि समाजवादी विचारधारा के संबंध में कुछ आप पहली बार बोले हैं। किसान की बात आपने डिटेल में जो कही है, विस्तार से कही है, वो हमारी जो नीति है उस नीति के बारे में कहा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब पूरी तरह से नीतियों पर अपनी पार्टी को लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं। अब तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नहीं पार्टी के अध्यक्ष बन गए तो अपनी पार्टी की नीतियों को बदलने के लिए आना चाहिए। और मुसलमानों के बारे में आपको अपनी नीति को बदलना पड़ेगा, नहीं है आप नहीं हो सकता, आप में न हो, लेकिन पूरे के पूरे आप सवेरे जो ट्रेनिंग होती है आरएसएस को वो सुधारिए कि वहाँ क्या बताया जाता है, कहाँ पढ़ाया जाता है, क्या कहा जाता है। वो आप आरएसएस से निकले हुए हैं, तो वो विचारधारा आपको बदलनी पड़ेगी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये सही है, और मैं आज भी कह रहा हूँ, 10 साल से चीख करके मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को अगर किसी से खतरा है तो चीन से, चीन से खतरा है, और चीन पूरी तैयारी कर चुका है। अब जब हिमालय के उधर हिमालय को तोड़ के सड़कें 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन बना चुका है, रेलवे लाइन बिछ गई, अब सब बन गए, बंदरगाह बन गए, सब बन गए। और जब चीन पूरा निशाना हिंदुस्तान पर है, और चीन का पुराना इतिहास है, जब कमज़ोर होता तो छिप के बैठता है, और शक्तिशाली होता है वाचार तो फिर इधर की तरफ देखता है, हिंदुस्तान की तरफ देखता है, दुनिया के अन्य देशों की तरफ देखता है। इसलिए मैं आज बता नहीं, कभी नहीं हो सकता चीन हिंदुस्तान का हितैषी, कभी नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी सोचे, कभी नहीं होता। तो मैं तो समझा रहा हूँ और इसलिए बोल भी रहा हूँ। इसलिए जहाँ तक ये चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और लंका से लगी हुई सीमा है, क्या सुरक्षित है? आज कोई कहे, जब जवाब दें तो कह दो पूरी तरह सुरक्षित है, तो मैं स्वीकार कर लूँगा। सुरक्षित नहीं है, आज सीमा पर सबसे ज़्यादा खतरा है, और वहाँ बैठे हैं हमारे एक साथी, आपको भी सब पता है कि चीन क्या कर रहा है, और उसने ऐसा इंतजाम कर लिया है, पहले भी ऐसी तरह से नेपाल जो हमारा एक अंग, सांस्कृतिक एक अंग है, वो नेपाल किसके पक्ष में है? चीन अपने पक्ष में। आप नेपाल में घूमने जाइए, आधे से ज़्यादा दुकानें चीन की नेपाल में हैं। नेपाल का मैं गया हूँ और जानवर करके घूमा हूँ और देखा है, तो दुकानें सबसे ज़्यादा चीन की आपके नेपाल में आ चुकी हैं, सब किया है। और इसलिए आज अब आप देख रहे हैं,
अभी बालू और गिट्टी कुछ आ जाती थी आपके पूरब में कुछ दिनों में बगल में, अब वो नेपाल ने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? कितना हमारा अंग है एक देश का सांस्कृतिक तरीके से, क्यों बंद कर दी? ये सही है कि चीन ज़्यादा भर पड़ा है, वहाँ भरा पड़ा है चीन। दुकानें हैं, आप राजनाथ सिंह जी माननीय महाराज आप देखिए जाके कि चीन की दुकानें कितनी तेजी के साथ नेपाल में आ चुकी हो, व्यापार पूरा शुरू कर दिया है। आचार्य जी समझ रहे हैं? आचार्य जी बेचारे सब हैं, ये तो ठीक है। अरे नहीं, इन पर आरोप नहीं मैं लगा सकता हूँ कभी, है नहीं। तो हमारी सीमाएं सुरक्षित रही हैं। अब 120 करोड़ जनता है, उसके सम्मान और जीवन की सुरक्षा क्या की गारंटी नहीं दे पा रही सरकार। आज सुरक्षा नहीं दे पा रही जीवन की और नहीं सम्मान को। इसे सबसे ज़्यादा हमारे लिए खतरा ये है कि कहीं निराशा न हो जाए आम जनता में। वैसे हमारी फौज बहादुर है, कभी निराश नहीं हुई। दुनिया की सबसे बहादुर अगर कहीं की फौज है तो हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की है। लेकिन जिस तरह से हमारी सेना के साथ काम करना चाहिए, मैं रक्षा मंत्री रहा हूँ। हमने जब देखा, जब मैं रक्षा मंत्री बना तो मोजा नहीं थे, बनियान नहीं थे, जूते सब पर नहीं थे, और यही सम्मेलन हुआ था विज्ञान भवन में, स्वीकार किया गया था, डायरेक्टर ने भाषण दिया था, हाँ ये आपने कहा ये सामान हमारे यहाँ नहीं है। अब वहाँ जाकर के कुछ लोग फाइलें हमारे अफसर नहीं दस्तखत करते तो मुझे कहना पड़ा था। उधर तक कलाम साहब थे हमारे एडवाइज़र, तो मैंने कहा कि IAS अफसर 24 घंटा सियाचिन में सो आएँ, तो जो फाइल पे लिख देंगे वो मैं स्वीकार कर लूँगा। तब पहली बार मैंने कानून बनाया था, कहा कि करते जब एक चंडीगढ़ में एक जवान शहीद हुआ तो जब हम वहाँ गए तो मैंने पूछा क्या मदद मिली? 65,000 रुपया मजाक था। तो लौट के आते ही मैंने कहा अगर शहीद सीमा पर हो तो 10 लाख रुपया, पहली बात 10 लाख। और दूसरा मैंने कानून बनाया कि उसकी लाश अंतिम दाह संस्कार उसके घर पर होगा और परिवार के लोग उसके दर्शन करेंगे। पहले कपड़े और टोपी भेजी जाती थी, पहले कपड़े टोपी भेजी जाती थी हमारे रक्षा मंत्री बनने से पहले। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि देश की सुरक्षा और जहाँ तक सच्चर आयोग की रिपोर्ट, सच्चर आयोग की रिपोर्ट को किसने बैठाया? सच्चर आयोग की रिपोर्ट को इसी सरकार ने इन्हीं प्रधानमंत्री दी और रिपोर्ट स्वीकार कर लिया। पिछले साल जब मैंने भाषण दिया था तो कहा रिपोर्ट मेरे पास आ गई। अगर रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट का किया क्या? आपने क्या किया? अभी तक नहीं किया। और साफ लिखा है, सच्चर ने लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे गरीब हुई हालत अनुसूचित जनता से भी ज़्यादा खराब स्थिति अगर किसी की है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की। अब एक ही रास्ता बचा है कि मुसलमानों का आरक्षण किया जाए। ये किसने कहा? ये किसने कमेटी बैठाई? ये आयोग किसने बैठाया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने। लेकिन रंगनाथ मिश्रा दोनों ने मिलकर कहा, दोनों की रिपोर्ट में एक सी है लगभग। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रंगनाथ मिश्रा और सच्चर आयोग की रिपोर्टों को तत्काल लागू किया जाए, सच्चर आयोग को लागू किया जाए। ये आज जहाँ तक सवाल है असंतोष, जैसा अभी कहा, हाँ देश में असंतोष बढ़ रहा है। असंतोष है, नौजवानों में असंतोष है, राज कर्मचारियों में संतोष है। ये बहुत बड़ी बात। किसान तो बर्बाद है ही। अगर कोई दुखी हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है तो किसान और मुसलमान। मैं बार बार कहता हूँ, और कोई बहस कर ले, कहीं भी कर ले, सेमिनार कर ले, प्रधानमंत्री भी रहें, हम लोग भी रहें, औरों को बुलाइए, विद्वानों को बुलाइए और साबित कर देंगे आपने कुछ किया है किसानों के बारे में। क्या हुआ? बहुत हालत खराब हमारी सरकार ने किया है, इतनी जल्दी किया है। सबसे पहले कहा कि 50,000 तक के किसानों के भूमि विकास के कर्जे माफ। और भूमि विकास के कर्जे माफ की बात क्यों कही? कि भूमि विकास बैंक में
पूरी की पूरी ज़मीन लिखा दी जाती है और जब रुपया नहीं दे पाता किसान, बाढ़ आ गई, ओले पड़ गए, सूखा पड़ गए या कोई कीड़ा लग गया फसल में, तो किसान और गरीब हो गया, नहीं पैसा दे पा रहा, तो भूमि विकास निगम कर देती है उनको। ये पहली सरकार उत्तर प्रदेश की जैसे 50 साल तक के कर्जा भूमि विकास के माप और किसानों की नीलामी, किसान की खेती की नीलामी पर रोक, नहीं नीलाम कर सकती जमीन। कुछ भी करना पड़ा है, सरकार को मदद करना पड़ा है और कोई रास्ता निकालना पड़ा है, लेकिन किसान की जमीन नीलाम नहीं हो सकती है। पहला कानून उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है। अभी अभी जो सरकार बनी है, हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, तो उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र जो वादा किया था वो लागू किया है। और चुनाव घोषणा पत्र में आपने कोई लागू नहीं किया, कह गए आप, इसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। चुनाव घोषणा पत्र जनता के सामने जो वायदा किया जाता है, उस वायदे को नहीं पूरा जो करती है, वो सरकार हो, कोई दल हो, वो भ्रष्टाचार की पर्दे में आता है। झूठ कह करके वोट लेते हैं, ये भ्रष्टाचार है। जब आपने वादा किया है चुनाव घोषणा पत्र में, उन वायदों को पूरा करना चाहिए। अभी तक एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। कोई कहे खड़ा होकर हमारा जवाब दे तो मैंने ये वादा पूरा किया है। स्वीकार करने के किसानों के लिए आपने वायदे कुछ किए, क्या किया? जहाँ तक पानी का सवाल है, माननीय राजनाथ सिंह जी, आपने अच्छा बोला, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता वही है कि हर गांव में तालाब खोदे जाएं। पुराने ज़माने में तालाब हर गांव में था, अब वो तालाब खत्म कर दिए गए, तालाब खत्म कर दिए गए। और जिस गांव में तालाब हैं आज, गहराई है तालाबों की, वहाँ वाटर लेवल नीचे नहीं गया। अब वाटर लेवल जब नीचे जा रहा है, ये समस्या बड़ी गंभीर होगी। और ये समस्या अभी जो मैंने कहा कि ब्रह्मपुत्र पर जो आपने जिक्र किया, ब्रह्मपुत्र पर बांध बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट के जितने सूबे हैं उनमें भारी जल संकट हो जाएगा और जल संकट हो जाएगा भारी, हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश राज्यों में। इसलिए जो काम हो रहे हैं सरकार के, वो भी समझ नहीं आता है सरकार देश के हित में काम कर रही है कि चीन को खुश कर रही है। जब कहा तो बताया कि चीन से ठीक बात हो गई। क्या ठीक बात हो गई? बात तो सूबी किया गया है और तैयारी पूरी कर ली, जो बनाने की तैयारी कर ली है, अभी बने नहीं लेकिन तैयारी पूरी हो गई उनकी, बनाना जाएगी। इसलिए आज हम समझते हैं जहाँ तक कि हमारे देश की जो अराजकता है उसका तस्वीर सामने आ ही चुका है, कई घटनाएं हो चुकी हैं, उनको आप दोहराना नहीं चाहते। कुछ और माननीय सदस्य भी कहेंगे, कुछ इशारा माननीय राजनाथ सिंह ने भी किया। जहाँ तक राष्ट्रपति के देश के असली हालत से वाकिफ हैं, क्योंकि वो सरकार के अंग रहते और महत्वपूर्ण अंग रहते, वो तो मजबूरी में पड़ा है, वो तो परंपरा है, संवैधानिक परंपरा है। जो मंत्रिपरिषद जो लिखेगी वो राष्ट्रपति जी को पढ़ना पड़ेगा, ये मजबूरी थी। लेकिन वास्तविकता देश की तस्वीर क्या है, ये पूरी की पूरी माननीय राष्ट्रपति जी को है पता। राष्ट्रपति जी वाकिफ हैं हर चीज़ से, लेकिन उनको एक ऐसा समय आ गया कि उनकी इच्छा के विरुद्ध, उनकी नीतियों के, उनकी विचारधारा, उनकी जानकारी के विरुद्ध भी एक अपना संवैधानिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए भाषण पढ़ना पड़ा। न फेंक देना चाहिए भाषण ऐसा। हाँ है, मजबूरी है, संवैधानिक मजबूरी है। जहाँ तक यही असली इसकी तस्वीर सामने है। बेरोजगारी तस्वीर है, क्या दोहराना नहीं चाहते, मामूली नहीं है बेरोजगारी। बेरोजगारी से ही देश गरीबी की कगार पर जा रहा है। अगर सारे लोगों को रोजगार मिल जाए तो गरीबी नहीं रहेगी हिंदुस्तान में। और आज हम कहना चाहते हैं, जो किसानों ने अगर पैदावार बढ़ाई, आपने जिक्र किया, सरकार की मेहरबानी से नहीं बढ़ाई है, उन्हें अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपना जो बीज भी बोया है, चाहे पुराना बीज बोया है, तब भी पैदावार बढ़ाई अपनी मेहनत से, हाँ पारंपरिक बीजों से। लेकिन
हिंदुस्तान की सरकार का अभी तक किसानों के लिए कोई बड़ी राहत नहीं दी गई, न मदद की गई। आज हमारा अन्न भरा पड़ा है, उनके लिए गोदाम नहीं बन पाए पूरे, चूहा खा रहे हैं। कितना अफसोस था, एक बार किसान गरीब मजदूर आत्महत्या कर रहा था भूख के कारण, और दूसरी तरफ अन्न जो हमारा था, गेहूं था, वो सड़ भी रहा था, सूख भी रहा था, चिड़िया भी खा रही थी और बर्बाद भी हो रहा था। ये कहा था हमने सदन के अंदर, लेकिन अभी तक कोई गोडाउन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं बनाई गई। हमारे सामने समस्या आई थी 77 में, मैं सहकारिता मंत्री था, पता लगाइए उस दिन गोडाउन कितने बनाए गए। वो गोडाउन बनाने से हमारे उत्तर प्रदेश की जो पैदावार होती है उसके लिए तो इंतजाम बहुत काफ़ी हो गया। अब भी बनवा रहे हैं, वही बना, तालाब भी खुद रहे, तालाब हमने कितने पैमाने पे खुदवाए। और अब सरकार जो अभी हमारी है उत्तर प्रदेश की, वो तालाब गांव-गांव खुदवाएगी, पानी के लेवल को ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे। तालाब बने रहेंगे तो हमारा पानी, हमारा जल स्तर नीचे नहीं जाएगा। तो ये इसमें कौन सा मुश्किल काम? आप रुपया दे नहीं रहे, आपने अभी तक रुपया नहीं दिया वहाँ, उत्तर प्रदेश सरकार को पढ़ा होगा अखबारों में, अभी तो मदद नहीं मिली, अभी तो मदद नहीं मिली। मनरेगा में नहीं दिया, मनरेगा तो भ्रष्टाचार की जड़ है, मनरेगा बंद करके सीधा अपने सरकार को पैसा देना चाहिए। सच बात है, मनरेगा का कुदरत उपयोग हुआ है, अब कर बिल्कुल फेल। हाँ जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी आ गए, मुझे खुशी है। मनरेगा बंद कीजिए और मनरेगा की जगह राज्यों को अलग से मदद कीजिए कि विकास कीजिए अपने स्तर से, अपने स्तर से। मनरेगा पूरा लुट गया, मनरेगा का कोई उपयोग नहीं। और नहीं तो मेरे साथ एक गांव में कहीं चलिए और बताइए मनरेगा का क्या काम हुआ। अगर एक काम दिखा देंगे वहाँ तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। कहीं नहीं मनरेगा, मनरेगा तो खा गए, कहाँ खा गए, अफसर खा गए, सब खा गए। अभी जो कहा गया था, राजीव गांधी जी का जिक्र किया गया, राजीव गांधी ने कहा था 13-14% के बाद जाता है, 86% तक बर्बाद पैसा हो जाता है। मनरेगा में और ज़्यादा हो रहा है। अब नालियाँ तो साफ नहीं हुई, कहीं साफ नहीं हो रही। इसमें बहुत अफसर भी हैं और हमारे जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। और आप क्या कहें, बुरा मान जाएंगे हमारे बात को सुन करके गाँव के तो कुछ लोग। जहाँ तक 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये ठीक कहा था। अब मैं भी पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी जब भाषण देंगे तो उस बताया कि आज सीधी 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर थी, फिर 5 पॉइंट या 5.5% कैसे रह गई? 5 पर 5.5, हम तो नहीं मानते, जो आप ही स्वीकार किए 5.5%। अब वो रिजर्व बैंक कहती है, लेकिन निश्चित सरकार क्या कहती है, इसे सरकारी बताए 5.5 क्यों रह गई, 2.5% क्यों घटी? बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ पाई, विकास दर घटी। वो 8% जब बढ़ी थी तो मुझे भी खुशी हुई, हाँ आपकी सरकार विकास दर बढ़ा रही, वो घटी है। जहाँ तक आपके 5.4% आप मानते हैं, ये आपकी योजना जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में, और 11वीं मानते 8%। तो ये अंतर कैसे हो गया? बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए था। किसान ने पैदावार बढ़ाई है, ये सही है, अन्न ज़्यादा पैदा किया है। आप अभी नहीं थे, मैंने कहा आपकी सरकार की कृपा से नहीं, किसान ने अपनी मेहनत से बढ़ाई है। अपने तालाब से पानी, कहीं से पानी लिया, पंप से पानी लिया, बोरिंग करा के पानी लिया, कर्जा लिया, तब किसान ने सिंचाई करके अपने खेतों की सिंचाई की है। अभी तक आप बता दें कितने % सरकारी पानी से सिंचाई हो रही है, तब आपके सही आंकड़े हो जाएंगे। जहाँ तक आपने कहा था 65% हैं जो खेती बेरोजगारों को रोजगार दे रही है। अगर रोजगार कोई दे रहा है हिंदुस्तान में
तो 65% किसान दे रहा है। खेती पे लगे हुए लोग, वैसे खेती 72% लोगों, खेती है 72% खेती करने वालों लोग, खेती पे लगे हुए लोग आज काम हैं वो 65% हैं। अब कोई हिंदुस्तान में बेरोजगारी को कम कर रहा है तो किसान कर रहा है। और अगर सबसे ज़्यादा तारीफ, सबसे ज़्यादा उपेक्षा अगर किसी की है तो मैं आप नहीं तो मैं कह गया मुसलमान और किसान। दस्तकारी 80% अभी मुसलमानों के हाथ में है। बीजेपी के नेताओं से मैं कहना था 80%। चाहे बाल कटाना हो तो मुसलमान अच्छा काटेगा, कपड़ा सिएगा तो अच्छा, कपड़ा बनाएगा तो अच्छा, सब कुछ जूते से लेके कार से लेके ट्रैक्टर से लेके कार, सारा का सारा दस्तकारी। आज हिंदुस्तान का मुसलमान 80% दस्तकारी उसके हाथों में है। तो अब दस्तकार जो 80% हैं तो उनको और वही सब ज़्यादा गरीब हैं। और हम नहीं कह रहे हैं, आपके पीछे में कहा गया था, आपने ही कमेटी बिठाई सच्चर आयोग की, और सच्चर आयोग ने लिखा है कि मुसलमान की हालत सबसे दयनीय है। और 80% दस्तकारी, जेवर बढ़िया पहने, हम कभी कहा करते तब नहीं कहेंगे, आज तो नहीं कहेंगे। जेवर बढ़िया बनाते हैं मुसलमान, और जेवर बढ़िया आपके यहाँ ज़्यादा पहना जाता है बीजेपी का, समझ लीजिए। है शौकीनी है। अरे आपके घरों के परिवारों के लड़कियों को महिलाओं को देखते हैं, अपने यहाँ के लोग देखते हैं, तो सबसे बढ़िया आप नहीं। कृपया आसन तरफ देख के बोलिए, इधर उधर नहीं। अच्छे जेवर पहनने वाले आपके लोग हैं और आपके लोग हैं, नहीं बोल, हाँ इधर भी हैं, ऐसा बस इधर भी हैं, पक्षपात नहीं करेंगे। और अब वही मुसलमान सबसे पीछे हैं। और आपने स्वीकार किया था पिछले हमारे भाजपा में, और ये कहा था कि हमारे पास रिपोर्ट, सच्चर आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। फिर आपने हमसे बातचीत करने की भी बात कही। कृपया संक्षेप कीजिए। हम आपसे बात करने गए भी, लेकिन माननीय सदस्य कृपया संक्षेप कीजिए। बात करेंगे दीजिए सर। आपने कहा था कि मैंने आपके भाषण का जवाब नहीं दिया, मैं आपसे बात करूंगा। यहीं आकर के आपने कृपा की थी, मुझे गर्व हमने महसूस किया, सहमति होकर के हमारे चेयर पे आकर कहे हम आपसे बात करें, मुझे सम्मान दिया आपने। लेकिन बातचीत होनी थी इस पर, लेकिन बात हुई दूसरी तरीके की। हाँ सहयोग किया है, सरकार का सहयोग इसलिए किया कि आप थोड़े कंट्रोल में रहें। अब आप नियंत्रण में हो जाते तो हम नहीं देते बस समर्थन, तभी उसमें सरकार चली गई थी। हाँ नियंत्रण, आप नियंत्रण में आ जाएं, आप मुसलमानों के बारे में राय बदल लें, कश्मीर के बारे में राय बदल लें। अगर राय ये बदल लेंगे तो हमारी आपकी दूरियां कम हो जाएगी। और अगर कोई सत्ता में लाया है कांग्रेस पार्टी को तो आपकी पार्टी नहीं सर दिखाने के लिए ये अब आपके लिए दोषी आप हैं, बताइए आप हैं दोषी। इनको रोक के इनको दूसरा किसी का कार्यक्रम नहीं जाएगा, फिर मुलायम सिंह का जाएगा। मस्जिद के झगड़े को आज भी बोल रहे हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, कोई बयान नहीं आ रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह का मंदिर मस्जिद के मामले में बयान आ रहा है, आना चाहिए बयान। मंदिर मस्जिद कोई पूछने वाला नहीं है, आया है बयान पर, अभी आया 15-20 दिन पहले भी आया था। वो तो मुद्दा खत्म हो गया, अब वो मुद्दा नहीं जीवता आप कर सकते किसी कीमत में। और इसीलिए हम कुछ थोड़े मजबूत हुए हैं, लड़ाई लड़े हैं देश के हित में, देश की एकता के लिए। जो मैंने आपसे कहा कि 80% मुसलमान दस्तकारी करता है, आपके देश के विकास में योगदान आज भी कह सकता हूँ। इस बात के साथ कोई साबित कर दे, देश के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है किसान और मुसलमान का, इन दोनों ने किया है। ये इस पर अध्ययन कर लीजिए, और अगर गलती हमारी हो माननीय प्रधानमंत्री जी तो हम स्वीकार करेंगे, आपसे माफ़ी तक मांग लेंगे। आज देश का विकास दो नहीं किया है, और वो दो ही ज़्यादा उपेक्षित हैं, दो ही ज़्यादा परेशान हैं, दोनों पे ही कर्जा ज़्यादा है, और वो ही ज़्यादा भुखमरी में है, और वही आत्महत्या कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान का किसान आत्महत्या करेगा, उपाध्यक्ष में होता है,
इतनी शर्म की बात उसी को हो नहीं सकती, बहुत शर्म की बात है। जबकि हमारा खेतिहर देश बताया जाता है, आपने कहा और है, सच है। लेकिन किसानी सबसे ज़्यादा परेशान है। और जहाँ तक आप नहीं थे, तिब्बत के मामले को 1962 से लेके आपको, मुझे खुशी हुई एक दिन आपने मुझसे कहा कि मुलायम सिंह, डॉक्टर लोहिया को, राम मनोहर लोहिया को आप ही नहीं, हमारे विश्वविद्यालय में आए थे, हमने उनका पूरा भाषण सुना था। उस दिन से मुझे बहुत खुशी हुई और आपसे खुद आस्था बढ़ी। आपका मेरे दिल में सम्मान आया कि आपने स्वीकार किया कि मैंने डॉक्टर लोहिया का भाषण सुना है। ऐसा नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो पड़ोसी 10 साल से पड़ोसी देश के बारे में हमने बार बार कहा और आप आगे से, तिब्बत के मामले में 1962 से पहले डॉक्टर राम लोहिया ने कहा कि तिब्बत चीन हटेगा और हिंदुस्तान को सावधान होना चाहिए, वो बीच में बना रहेगा तो हमारे देश की सुरक्षा बनी रहेगी। और आज हमारे देश की सुरक्षा सबसे बड़ा चीन से बचाने वाला कोई है तो हिमालय है। और फिर हम माननीय प्रधानमंत्री जी कहना चाहते, अच्छी बात हुई होगी चीन से जो कुछ हो, चीन कभी भी हिंदुस्तान का मित्र नहीं बन सकता है। और अगर खतरा किसी से है, आपके सामने दोहराना चाहता हूँ, मैं बोल चुका था, तो हिंदुस्तान को खतरा है चीन से। चीन के अलावा हिंदुस्तान को खतरा कोई नहीं पैदा कर सकता। हिंदुस्तान मुकाबला कर सकता है सबसे, लेकिन चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और कश्मीर के मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया था कि हमारी सीमा में वो निशान लगा रहा है, और वो मुख्यमंत्री जी के पिताजी यहाँ पर मिनिस्टर भी हैं, ये कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है, तो उस वक्त आपको गंभीरता से लेना चाहिए। हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, देश की जनता आपके साथ है। देशभक्ति के मामले में, माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए। देश की रक्षा के मामले में, देश को संपन्न बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में और महान बनाने में पूरा देश खड़ा है, एक हैं। हम वायदा करते सब तरह की ओर से कि इस मामले में अगर आप बढ़ेंगे आगे तो हम लोग पूरा का पूरा सहयोग देंगे। अपने दलगत भावना से उठ करके देश बड़ा है। अब देश सही होगा तो हम यहाँ लोकसभा में कहाँ से आ जाएंगे, यहाँ कहाँ बातचीत कर लेंगे। ऐसा लोकतांत्रिक देश दुनिया में कोई नहीं है जैसा देश हिंदुस्तान है, इसमें सबसे आगे हिंदुस्तान है। इतनी अच्छी लोकतंत्र प्रणाली और जो हमारे देश के नागरिकों को अधिकार, और ये कहीं नहीं दुनिया में। सब प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल सकते हैं, और बोल लीजिए कोई पाकिस्तान के तानाशाह के खिलाफ, फांसी पे लटका दिया जाएगा। चीन में कोई बोल के देख ले, एक अखबार निकलता, एक पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं, उसे कैसे विश्वास किया जा सकता है? उसके लिए क्या तैयारी है हम नहीं जानना चाहते, देश को सामने बताएं। रक्षा मंत्री रहे, गोपनीयता रखी जाती है, लेकिन तैयारी रखना पड़ेगा। अगर जब भी खतरा देश को होगा, आपको बहुत लंबा समय मिला है प्रधानमंत्री रहने का, बहुत लंबा समय मिला है, मामूली समय नहीं इतना होता है। आपको तब 5 साल के बाद और जो 4 साल हो गए, 9 साल हो गए, प्रधानमंत्री 9 साल लगातार इन परिस्थिति हो गई, 9 साल प्रधानमंत्री, तो कोई चमत्कारी काम करके जाइए देश के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, बुनकर के लिए, मुसलमान के लिए करके जाइए, बेरोजगारों के लिए। नहीं, अच्छी बात है, वो समझते हैं, ऐसा नहीं, अर्थशास्त्री स्वयं हैं, लेकिन वो अर्थशास्त्र जो आपका है वो व्यवहारिक रूप में भी उतर के आया है। ये अच्छी बात है कि आपको कोई समझाना नहीं पड़ेगा, आप समझते हैं। अर्थशास्त्र के आप विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, और दुनिया के देशों का आपको हालचाल पता है, पदों पर ऐसे रह चुके हैं कि दुनिया की तस्वीर आपकी दृष्टि में है, दिल में है। तो उसको देखते हुए हिंदुस्तान को कैसे बाहर बनाना है, इसलिए हम सब तैयार हैं। यानी कि हमारे गंभीर मतभेद हैं बीजेपी से, ये मैं मानता हूं कि देशभक्ति के मामले में और भाषा के मामले में, मुझे सुनिए राजनाथ जी, आप भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति के मामले में,
सीमा के मामले में, भाषा के मामले में समाजवादी पार्टी की एक सी नीति है। ये डॉक्टर राम मनोहर ने स्वीकार किया था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से कहा था। उस वक्त पहली बार हम एमएलए बने थे, उसी वक्त की बात ये है। तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम देश के सवाल पर सब एक हो रहे, तो देश के सवाल पर हम सब एक आपके साथ हैं। लेकिन कोई चमत्कारी काम करके दिखाइए। चमत्कारी काम का मतलब है कि पूरे देश की जनता जो 1 से 25 करोड़ लगभग होने जा रही है, वो जनता महसूस करे कि हाँ, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक अच्छा काम हुआ। कोई काम आप सोचिए, उससे आपको वोट बढ़ेगा। उन्हें आने वाले चुनाव में बुरी हालत होगी, बता रहे बुरी हालत होगी। आज के दिन मैं कह सकता हूँ यह हालत बुरी हालत है। हाँ, हालत इसलिए अभी समय है इनके लिए तो हम बात है। कृपया माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए। इसे अब मान लीजिए, नहीं ये मामूली नहीं, तिब्बत को ले लिया और तिब्बत के मामले में रिएक्शन होना चाहिए था हिंदुस्तान का, चाहे कितना भी चीन कितना भी था शक्तिशाली, लेकिन जिस तरह तिब्बत को हड़पा है और वो शरणार्थी आपके यहाँ पड़े रहे और वो तिब्बत ले लिया। और तिब्बत के बारे में डॉक्टर राम मनोहर ने कब कहा था? 1952 में कहना शुरू कर दिया था। ये तिब्बत के मामले में सन 62 से पहले कृपया समाप्त कीजिए। उस समय की सरकार ने अनसुनी कर दी। और आज मैं कह रहा हूं कि तिब्बत जाने के बाद हमारे देश को चीन से और खतरा पैदा होगा। चीन बीच में रहता, तिब्बत रहता, अच्छे संबंध रहते, मजबूत रहता, तो हमारा कम से कम वहाँ एक रोकथाम थोड़ी बहुत रह सकती थी देश की रक्षा की। जबकि चीन तैयारी कर रहा है। फिर मैं आज कह रहा हूँ, पहले भी कहा तो आज फिर कह रहा हूँ, जहाँ तक अभी बंद कर दें, बंद कर देंगे। अब जो जल्दी कीजिए। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कह ही चुके हैं, हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। और चीन के बांध हैंगे प्रस्तावित, उससे पूर्वोत्तर राज्यों को जल संकट कितना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी बोल दिए भाई। नदियों को जोड़ने की बात अब नहीं कह पाएगा। एक बार अंग्रेज ने सर्वे कराया था, वो बहुत सरल नहीं है। वो आपसे ही बात करेंगे, मैंने सरल नहीं है, वो बहुत कठिन है। और माननीय अटल जी ने भी एक बार शुरुआत की बात कही थी, लेकिन वो समझ गए थे तो बहुत कठिनाई है। नहीं कठिनाई है, वो बहुत कठिनाई है। हमारा मुद्दा तो सबसे पहले हम ही लोगों ने उठाया था, लेकिन अब व्यवहारिक दृष्टि से देखा है कि सारी नदियों को जोड़ना बहुत कठिन है और बहुत दिक्कत तलब है। ज़मीन भी जा सकती, और भी जा सकती, ज़मीन से बढ़ सकती, ज़मीन कम हो सकती। ये तब संकट है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही और पैदावार हमारी उतनी रहेगी, ज़मीन उतनी है, ज़मीन बढ़ नहीं पा रही है। तो ये भी संकट है सामने कि जनसंख्या बढ़ती जा रही, उस आधार पर अन्न क्या बढ़ता जा रहा है खाने के लिए, ये भी संकट है, इसके सामने आ सकता है। इसलिए इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी आप समझते हैं, जानते हैं, तो इसमें कुछ न कुछ ऐसा करिए जिससे आगे आने वाली पीढ़ी हमारे आपके बाद ये न सोचे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का क्या ये जो उनका त्याग था, बलिदान था, इसे ऐसी तस्वीर देश बनाने की थी क्या? वो देश महान बनाना चाहते थे, राम राज्य लाना चाहते थे, ये थी आज़ादी की लड़ाई का नारा। तो आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उस सपने को उन्होंने कभी नहीं सोचा था कैसा होगा, भ्रष्टाचार होगा, कभी नहीं सोचा था इस तरह का फिजूल खर्ची होगी, कभी नहीं सोचा था कि आत्महत्या किसान करेंगे। कभी आज तक हिंदुस्तान इतने दिनों में हमें अपनी खेती की पूरी खेती को संचित नहीं कर पाए। हम चाहेंगे कि जब भी कोई इधर बोले तो बताए कितनी जमीन सिंचित हो गई, क्या %। तब आपके सबके दिमाग में शायद ठनका, दिमाग बदले। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि जहाँ तक कि मैंने शुरू में कहा था, नागरिकों की सच्चा की गारंटी होना चाहिए, जिससे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक कहीं घूमने जाए हिंदुस्तान में
को दहशत न हो। अभी मैं कह चुका था प्रधानमंत्री जी, कश्मीर जाने के लिए बहुत लोग जाते थे, बहुत कश्मीर जाते थे, लेकिन आज भय है कि कश्मीर जाने के बाद कहीं विस्फोट हो जाए, किसी बाजार में विस्फोट हो जाए। ये दहशत को दूर करना पड़ेगा। कृपया समाप्त के बाद कीजिए। दहशत हुई, कृपया समाप्त दहशत कीजिए। हुई कि उसकी जानकारी पहले से थी जानकारी कि आतंकवादी हमला करेंगे, और माननीय गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया कि मुझे पता था, और पता होने के बाद भी आतंकवादियों ने हमला करने में हैदराबाद में कामयाब हो गए, बम्बई में किए, और किसी तरह आपकी संसद बच गई, उसमें संसद बच गई आप किसी तरह न। हम लोग इनमें से बहुत उसी वक्त ख़त्म हो गए थे, और ये हमारा जो शानदार जो लोकतंत्र का मंदिर है ये भी ख़त्म हो जाता, उधर बच गए किसी तरह से। लोगों ने, हमारे जवानों ने 9 शहीद हुए या जो भी हुए, एक लड़की शहीद हुई हमारे क्षेत्र की ही, वो लड़की शहीद हुए, बचा ले गए हम लोगों को। अब भारत के मान लो दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, हैदराबाद स्वच्छता नहीं, जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। और राष्ट्रपति जी ने कहा कि स्वाभिमानी सरकार बनाएंगे। अगर कितना अच्छा कहा, स्वाभिमानी सरकार बनाएंगे, लेकिन आपने भाषण दिया है, वो परंपरा है, वो निभाई जो मैं अभी कह गया हूँ। मुझे खुशी है कि स्वाभिमानी अगर आप राष्ट्र बना देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले माला में आपको पहना दें। मामूली बात नहीं है, हम हाँ बिल्कुल पहना देंगे, आप भी पहना देंगे। तैयार नहीं बैठे, सच्चा देश का सवाल है ना, देश के लिए। तो एक मैं कह गया अभी, देशभक्ति के मामले में, भाषा के मामले में, सीमा के मामले में हमारा कोई मतभेद नहीं। हम तो ओपनली कह रहे हैं यहाँ पर, कोई बीजेपी से 3 बातों को लेकर नहीं है, लेकिन मंदिर मस्जिद के मामले को लेकर हम दूर खड़े हैं। मजबूर में हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पर क्या हमें खुशी है? इतना घायल हुए, जाने गई हैं। मैं मुख्यमंत्री था तो पुलिस, हमारी पुलिस ने और सीआरपी जो भी हो, हमारा सुरक्षा बल केंद्र सरकार का भी था, उन्होंने देश की एकता को बचाया है। कृपया समाप्त कीजिए। अगर उस वक्त अभी तुरंत खत्म कर दें, और अगर उस वक्त मस्जिद की सुरक्षा नहीं की गई होती तो मैं बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के बंटवारे की मांग हो जाती। आप सोचा न सोचे, मैं काम किया उनके बीच, और जिस बहुत लोगों ने, जवानों ने, जिस दिन मस्जिद की हिफाजत हो गई और अपने हथियार फेंक दिए, नौजवानों ने, एक विशेष वर्ग के लिए मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, और जब चाहो तो जांच करा ले कितना बढ़िया काम किया, तो मुसलमानों ने कितना सहयोग दिया, पूरा का पूरा सहयोग किया है और देश को बचाया है। तो सब काम में आगे हैं। कपड़ा हमने बता दिया, सेब बनाने वाले, कटिंग कराने वाले बढ़िया मुसलमान हैं, कपड़ा बनारस की साड़ी पहनाने वाले, साड़ी ब्याह में मुसलमान हैं, जेवर बढ़िया पहनाने वाले मुसलमान हैं। तो आप कहिए ना, हम तो इसीलिए कह रहे, अब वो कहते रहे कि हमारा विचार बदल रहा है, हमारा तो खुशी है। डॉक्टर बलीराम। कहते रहे हैं, बस ये खत्म होने जा रहा सर, खत्म होने जा डॉक्टर बलीराम। रहा। अब एक बात कहना चाहता हूँ, देश की हमारी बेटी के साथ जो हुआ बहुत शर्मनाक हुआ, पूरा देश खड़ा हो गया, पूरा जवान खड़ा हो गया। लेकिन क्या रेप या बलात्कार कम हुए हैं? क्या बंद हुए हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बंद नहीं हुए हैं, रेप हो रहे हैं और रेप बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारी एक बेटी शहीद हो गई और उस वक्त पूरा देश खड़ा हो गया और पूरे देश में आक्रोश हो गया, क्रोधित हो गया। उसके बाद ऐसा मौका कब लगा सरकार को जब पूरा देश खड़ा हो गया आपके साथ, कुछ कर बैठते, करते, कोई न कोई रास्ता निकालते। कानून की बात जो करते थे, सर कानून बना दो, ये बना दो, कानून तो बनाया है। और कानून बनाया है एक देश में, शायद जयपुर में या कहीं भी, इसी रेप में हत्या होने के बाद फांसी हुई है। आप तो कानून इतने कठोर हैं आपके
अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को बदलने तक की मांग उठी है। इतने कठिन कानून हैं आपके पास, उन्हीं कानूनों से देखते कितने लोगों को फांसी दी जा रही। अभी अफजल गुरु को फांसी आपने उसी कानून से दे दी, इससे पहले और एक को फांसी दे दी। तो कानून कहाँ कमजोर है, कानून की कहाँ कमी है? ये बहानागिरी करना, कानून बदल लो, कानून बदल लो, कानून क्या बदल लोगे? कानून पहले से ही बहुत सख्त है आपके। दुनिया में इतने सख्त कानून कहीं नहीं है जितना हिंदुस्तान में है, कहीं नहीं है। हिंदुस्तान तानाशाही देश की बात करो, लोकतांत्रिक देश में दुनिया में कहीं भी इतने सख्त कठोर कानून कहीं नहीं जितने हिंदुस्तान में। उन कानून के बावजूद कितने लोगों को फांसी दी जा चुकी है, कितने लोग आजीवन कारावास हो चुका है। तो ये अब मैं खत्म ही कर रहा हूँ इसे। आज यहाँ तक उपाध्यक्ष महोदय, बस थोड़ा ही समय रह गया जिससे हमारे मन में न रह जाए कि अधूरा बोल गया। सरकार में आपने एक शब्द कहा, अच्छा कहा, सरकार में जो माननीय राजनाथ सिंह का इच्छा शक्ति, ये सही है कि सरकार में इच्छा शक्ति और आपकी संकल्प शक्ति और तीसरा साहस, तीन जिस सरकार में हो जाएंगे वो सरकार चमत्कारी काम करके दिखा देगी। संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति पहले, संकल्प शक्ति और उसके बाद साहस। अगर हम ये ना हमारी कुर्सी कैसे बची रहे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की दोस्ती हो सकती है और दोस्ती के बिना काम चलेगा नहीं। इनकी नीति कुछ भी हो, कृपया समाप्त कीजिए, जैसे हिंदुस्तान नहीं तो फिर आपके दल के लोगों को और लोगों ने नहीं आगे खेल में कोई जीत पाएगा? क्रिकेट में कोई जीतेगा क्या? दुनिया में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हो जाएंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के, तो वो मर्जर नहीं, वो नहीं हो सकता है, वो संभव नहीं है, असंभव है। लेकिन महासंघ बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का बयान एक आया, मुझे खुशी का महासंघ होना चाहिए। आप पहल कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। जनता तैयार है महासंघ बनाने के लिए। जो राजनीतिक के हैं, जो कुर्सियों पे बैठे लोग हैं, वो तैयार नहीं हैं। जनता तैयार है महासंघ बनाने के लिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जनता की बात करिए कि खुदा पूरी जनता हाथ उठा के और नारे दे के खड़े हो जाएगी। इसलिए पहल कीजिए। कुछ पहल आपने की है कुछ कामों में, लेकिन उसको और करिए, मजबूती के साथ कीजिए। किस बात की परवाह है आपको? डॉक्टर बलिराम पूरा समर्थन दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। शुरू कीजिए। ऐसे मौक़ों पर तो कोई आपको परवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए आप मजबूती के साथ और बिना उसके आंतरिक स्वच्छता का जहाँ तक सवाल है, इसमें हम चाहते हैं एक राय। आपने सुझाव और दिए हैं, वो भी सुझाव अपनी तरह से ठीक है, लेकिन गृह मंत्रालय है, उस गृह मंत्रालय को कुछ कम काम दीजिए अलग अलग। एक गृह मंत्रालय के अंदर हो आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय, वो केवल आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय का काम देखेगा। हाँ, पहले था। इसे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप गृह मंत्री जी बातचीत करके, ये कोई मुश्किल काम नहीं, गृह मंत्रालय में एक विभाग बना दीजिए, आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय। और आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में सारी कार्रवाई, जांच पड़ताल जो आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय है वो करेगा, और जो आप नागरिकों को जो विश्वास में ले लिया जाएगा, उनकी जान की सुरक्षा का आपको सम्मान सुरक्षित रह हो जाएगा। जहाँ तक गृह मंत्रालय वर्तमान है, इसके अंतर्गत राजभाषा है, राजनीतिक पेंशन है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, माननीय सदस्य, उपाधियाँ वो दूसरे को दे दो। माननीय सदस्य कैसे सदन चलेगा? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अलग विभाग आंतरिक सुरक्षा के नाम पर गृह विभाग जितना आपका समय दिया हुआ था उससे आप दोगुना ले लिए। देश आपका साथ करेगा कि एक चमत्कारी काम कर तो दिया आपने, और मैं इस बात के लिए आपका समर्थन कर रहा हूँ, सहयोग कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि इनकी वजह से मुझे आपका समर्थन देना पड़ा। कोई यूपीए में तो हम है नहीं, समर्थन दे रहे हैं, बैठेंगे। लेकिन एक काम कर दीजिए मेरी राय से, गृह मंत्रालय का ये 2 हिस्सों में कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो साबित हो जाएंगे। आंतरिक सच्चाई देखें, और जो पद्मश्री और जो भी हैं और हैं वो अलग से देखते रहेंगे।
उपाधियाँ देखते रहेंगे इलेक्शन, उसकी कोई दिक्कत नहीं। जहाँ ये बनाने को तैयार है। हाँ हाँ, बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। अब सोचिए आपके साथ सब हैं इस मामले में, आप भी हैं, साथ दे रहे हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के, वैसा तो है नहीं, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मुझे विश्वास है और पूरा प्रधानमंत्री जी आप और गृह मंत्री मिल करके विचार कर लेंगे और फिर आपको सामने जो सबसे बड़ी बात तक कह गए हम लोग, किसान और गरीब को देखिए। किसान को अगर आप देखेंगे तो बहुत सी समस्या आप कह रहे हो। 65% किसान अभी बेरोजगारी को खत्म कर रहा है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर किसी ने खत्म की है तो 65% आज खेती में काम कर रहे हैं। 76 मजदूर वो खेती जिनके उनको लेकर के, ऐसे आपसे हम आपको, और वो सबसे ज़्यादा साधनहीन, सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। पैदावार बढ़ी है तो फिर सरकार का खास कोई योगदान नहीं है। मैं किसान हूँ और अब भी मुझे कहना नहीं चाहिए, अब भी मैं महीना 2 महीना में खेती देखना जाता हूँ और खेती को दिखवाता हूँ और पता लगा लिए माननीय राजनाथ सिंह जी सबसे ज़्यादा खेती की पैदावार हमारी खेती कर रही है और कोई सरकार का योगदान नहीं। इसलिए आप किसान को प्राथमिकता दीजिए। किसान ही महान बनाएगा। किसान के बेटे सीमा पर हैं, वे ही सुरक्षा, वही देश की रक्षा कर रहे हैं, वही लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के हाथों में राइफल है, वही किसान के बेटे हैं। अन्न भी किसान दे रहा है, जो अन्न भेज रहा है वो किसान दे रहा है। दूसरी मैंने कहा था आपके खच्चर 3.5 दिन में पहुंचेंगे और चीन अब 3 घंटे में आ जाएगा आपके देश में। इतना गंभीरता सोचिए, वो 3 घंटा 3.5 घंटा में आ जाएगा, सड़कें बनवा ली और सब काम कर दिए और आपके खच्चर से सामान जाएगा फौज के लिए। ये हालत है कि 3.5 दिन में पहुंचेगा। तब तक क्या होगा? आधुनिक जिस तरह का हथियार हैं और भी जो आपके बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हो चुके हैं लड़ाई के साधन, जिसमें गधा खच्चर क्या करेंगे? इसे सड़क को बनवाइए, कुछ भी करिए। रेल ट्रेन जो चीज़ बना सकता तो आप कहीं बना सकते, करिए कटौती कहीं से कह के करिए। हम देश की रक्षा के लिए यहाँ से कटौती कर रहे हैं। कृपया समाप्त कीजिए। 1 रुपया 2 रुपया किसान से गरीब से मांगोगे देश की रक्षा के लिए तो विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ 1 दिन में करोड़ों रुपया आपको देश की जनता दे देगी। कभी अपील करके देख लीजिए, हमें देश की रक्षा के लिए रुपया चाहिए। हमारे पास खजाने में इतना रुपया नहीं है, आप दे दीजिए। हम भी अपील करेंगे, आप भी अपील करेंगे तो देश की रक्षा के लिए। इसलिए आप कोई न कोई गृह मंत्री जी और आप बैठ करके इस तरह से 2 ये विभाग में एक है, एक कहीं के साथ रहना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा और बाकी दूसरा किसी को दे दीजिए या उन्हीं में से 2 बना दीजिए। पूरे देश की संपत्ति ऐसी नीतियाँ चली हैं, पूरे देश की संपत्ति माननीय राजनाथ सिंह 10% लोगों के पास है। 10% ताकत भी उन्हीं के पास है और पूंजी भी उन्हीं के पास है और दौलत भी उन्हीं के पास है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हिंदुस्तान में 10% के पास दौलत है, शक्ति है, सब कुछ है, सुविधा है, सब कुछ है और 90% उपेक्षित। कृपया आप बैठ जाइए। इसलिए आपको आखिरी इसे क्या करें? हम आपसे चाहते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक 3 मोर्चों पर सरकार असफल हुई है, क्योंकि हम आपके साथ हैं तीनों में और इसका परिणाम इस सरकार को फिर भुगतना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। अभी कह ही दिया है इन्होंने, इसे ख़त्म कर दिया अब क्या, और इसके लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या है कि जनता समर्थन दे रही, गैर राजनीतिक लोगों को नाम नहीं लेंगे। 3 ऐसे गैर राजनीतिक नेता निकले देश में, उनके साथ भीड़ जुटने लगी। समाप्त कीजिए और नहीं तो आगे आपका रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अरे उपाध्यक्ष आखिरी है, कहाँ खत्म कर रहे हैं? ये 2 बार बोले नहीं, खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। गैर राजनीतिक दलों की तरफ जनता जा रही है, भीड़ हो रही है और कुछ 3 लोग ऐसे हैं जो गैर राजनीतिक लोग अपनी भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए हम राजनीतिकों के लिए बहुत खतरा पैदा हो रहा है और गैर राजनीतिक लोग आगे बढ़ेंगे तो देश की क्या हालत होगी। इस संबंध में आपका विचार करना है, उनका कितना समर्थन मिलेगा हम ये नहीं कह सकते, लेकिन वो 3 दल ऐसे हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया 3 लोग
जो गैर राजनीतिक हैं वो जनता को प्रभावित कर रहे हैं। कितना उनको प्रभाव पड़ेगा वो अलग चीज़ है, ये तो नहीं हम कह सकते। तो अंत में अपना भाषण खत्म करते हुए उपाध्यक्ष महोदय मैं कह रहा हूँ, कुटीर उद्योग धंधों को आप प्राथमिकता दी, कुटीर उद्योग और कुटीर उद्योग धंधों को जैसे आप दे देंगे उस दिन देश हमारा महान और हमारा संपन्न बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष।